अभी थोड़ा बैकअप तो बना हो गया। चलो अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स का समष्टि अर्थशास्त्र का पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। बहुत ही सरल टॉपिक है भाई, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं बहुत ही अच्छे से समझो। राष्ट्रीय आय किसी पे डिपेंड नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आय जो है वस्तु और सेवा है, जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एक अकाउंटिंग वर्ष में होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को ही उसको जोड़ दो और उससे जितना पैसा मिला वही देश की राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे बहुत ही अच्छे से समझिए। एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है तो उनके मौद्रिक मूल्य के योग को ही देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक देश, एक कंट्री जितना भी उत्पादन करेगी एक साल में, वो वस्तु या सेवा बनाएगी और उन वस्तु और सेवाओं को वह मार्केट में ले जाकर बेचेगी। बेचने से उसका मौद्रिक मूल्य बनेगा, मॉनेटरी वैल्यू बनेगी, और उस मॉनेटरी वैल्यू को वह जोड़ लेगी, वही देश की क्या है मान लो हमने 5 वस्तु बनाए, 100 रुपए की हो गई, 10 रुपए की सेवा दिए, 110 रुपए हो गए, तो वो मॉनेटरी वैल्यू 110 वही देश की क्या है राष्ट्रीय आय। एक देश एक वर्ष में जितनी भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उनके मौद्रिक मूल्य के योग को ही देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इंपोर्टेंट टॉपिक यहीं से आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के 2 आ रहे हैं और 1 नंबर के एक आ रहा है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट टॉपिक 2023 ये बिल्कुल आएगा। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है तो उनके मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। मतलब देखो कोई भी देश हो 2 चीज बनाने का काम करता है, एक तो वस्तु और एक क्या है सेवा। तो उनको मार्केट में ले जाके बेच दो, बेचने से जो मूल्य आया उनको जोड़ लो, वही देश की क्या है। तो आपको कैसा लिखना है? एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है तो उनके मौद्रिक मूल्य को जोड़ लिया जाता है, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही देश की राष्ट्रीय आय। इज दैट क्लियर? क्या लिखेंगे? When the sum total of the value of all goods and services produced in that accounting year is called national income, ठीक है। तो जितने भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विस आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ अकाउंटिंग ईयर, तो उनका सब कुछ सम या उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनकी मॉनेटरी वैल्यू का सम, उसको कहेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किसे कहेंगे? बहुत ही आसान है। क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? व्हेन द कंट्रीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ अकाउंटिंग ईयर सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अकाउंटिंग ईयर द सर्विस एंड गुड्स आर monetary value, the monetary value or sum of is called national income, ठीक है। मैंने आपको आंसर बना दिया, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक देश एक वर्ष में, एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उनके मौद्रिक मूल्य के योग को ही तो राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम क्या है? अरे नेशनल इनकम क्या है? सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ अकाउंटिंग ईयर, इन अ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो नेशनल इनकम समझे कि जल्दी बताइए, ठीक पक्का 100%। तो राष्ट्रीय आय क्या है? अरे राष्ट्रीय आय वह आय होती है जिसमें एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है तो उनके मौद्रिक मूल्यों के का योग लगा लिया जाता है और जो योग आता है उसे एनआई कहा जाता है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? When the countries produce the goods and services in that the accounting year, the sum of monetary value of the final goods and services at are produced in accounting year, this situation is called national income. So what is the national income? National income is the monetary value, sum of monetary value of final goods and final services produced in that accounting year। सिंपल सी बात, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? मोस्ट इंपोर्टेंट 101% आके रहेगा, बन जाएगा किसी से? जल्दी बोलो बनेगा कि नहीं?
अब चलते हैं अपन लोग क्या राष्ट्रीय आय की अवधारणा या संकल्पना है। इम्पोर्ट 2023 इम्पोर्टेंट है बिल्कुल 101%। कौन कौन सी संकल्पनाएं होती हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं होती है, और उनका नाम है सिर्फ कॉन्सेप्ट। उनको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। देखो हिंदी में बहुत ऊटपटांग नाम आएंगे तुम लोगों को, पर इंग्लिश में पहचानना, इंग्लिश में केवल कॉन्सेप्ट से लिखा रहेगा। कई बार हिंदी में संकल्पनाएं लिखी रहेंगी, अवधारणाएं लिखी रहेंगी, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन, उसमें कॉन्सेप्ट बस लिखा रहेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसके? बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में आ नहीं सकता, 100% गारंटी हो ही नहीं सकता कि ये इनमें से कोई एक चीज ना आए। और पूरा ट्रिक सिस्टम है, दोनों के बीच में अंतर भी बनेगा, बहुत सारे अंतर बनेंगे, बहुत सारी मीनिंग बनेंगी, और बहुत सारा आशय परिभाषा बनेंगी। दिमाग लगाओ और ट्रिक से सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं बहुत सारी संकल्पनाएं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं किसके? नेशनल इनकम के। तो नेशनल इनकम समझ गए आप लोग? पक्का? नेशनल इनकम क्या है? अरे नेशनल इनकम इज सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अकाउंटिंग ईयर is called national income. The various type of concept in national income like that, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है सब मैं पूरा आंसर लिख दे रहा हूं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर में जाना, पेन कापी उठाना, लिख लेना, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। चलो देखिए, सबसे पहले समझते हैं निजी आय। प्राइवेट इनकम किसे कहते हैं? प्राइवेट इनकम किसे कहते हैं? निजी आय, प्राइवेट। अब तो प्राइवेट आप तो समझ गए होंगे, तो किसे कहेंगे? निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होता है। जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, जो निजी अपना उद्योग धंधा चलाते हैं, तो जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें किसी भी स्रोत से जो इनकम और जो आय प्राप्त होती है उसे निजी आय या प्राइवेट आय इनकम कहते हैं। सिंपल यार, क्या लिखेंगे? निजी आय किसे कहते हैं? निजी आय उस आय को कहते हैं, ठीक है, जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। इसमें साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों को शामिल किया जाता है। इस आय को ही हम निजी आय कहते हैं। अरे सिंपल यार, क्या लिखना है? निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निजी लोगों को निजी क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? निजी आय। सिंपल, निजी आय से अभिप्राय उस आय से है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है, उसे निजी आय कहा जाता है। इज दैट क्लियर? लिख पाओगे कि नहीं? जल्दी बोलो। तो इसे कहेंगे प्राइवेट इनकम या निजी, ठीक है, जो निजी क्षेत्र से प्राप्त होगी और विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होगी, जिसमें साधन और हस्तांतरण आय शामिल होगी। इज दैट क्लियर? अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे? प्राइवेट इनकम रिफर्स टू दैट इनकम विच एक्रूज टू, एक्रूज यानी रिसीव्ड। एक्रूज अच्छी नहीं लग रही तो क्या लिख लेना? रिसीव्ड लिख देना। क्या लिखोगे? प्राइवेट इनकम रिफर्स टू दैट इनकम विच रिसीव्ड टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेस। अरे प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों को जो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं वहां से जो इनकम रिसीव्ड हो रही है उसे प्राइवेट इनकम के नाम से जाना जाता है। नहीं आया समझ में? क्या लिखेंगे? प्राइवेट इनकम इज रिफर्स दैट इनकम विच रिसीव्ड टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेस is called private income. The private income and includes both factors, income and transfer earning. अर्थात इनकम्स और ट्रांसफर अर्निंग जो होती है वो दोनों सेक्टर वहां पे शामिल होते हैं। ठीक है, समझ गए? अर्निंग भी और ट्रांसफर अर्निंग भी और इनकम भी, जो आई जो गई वो दोनों वहां पर क्या होती है? प्राप्त होती है। समझ गए आप लोग? निजी क्षेत्र क्या लिखेंगे? निजी आय से अभिप्राय उस आय से है जो निजी क्षेत्र के लोगों को निजी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के सोर्सों से स्रोतों से प्राप्त होती है, उसे निजी आय कहते हैं। आप क्या लिखेंगे? प्राइवेट इनकम इज दैट इनकम विच रिसीव्ड टू प्राइवेट सेक्टर ऑफ वेरियस sources is called private income. The private incomes are included income and transfer
अर्निंग। बताइए निजी आय समझ में आई कि नहीं? क्लियर? किसी कोई डाउट? बहुत आसान चैप्टर है, पूरा बोर्ड भर के ये मत देख रहे बाप रे आज तो पकड़ा जाएंगे। अबे कोई भी नहीं पकड़ा जाएंगे, आंसर तुम्हारे पास है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि असफलताएं बच्चों को तोड़ देती हैं और उनके जीवन में एक नया मोड़ देती हैं, और जो बच्चा जी जान से करता है अपनी पढ़ाई पूरी, तो असफलताएं भी उनका पीछा छोड़ देती हैं। और तुम मरियल टाइप बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए निजी आय समझ में आया कि नहीं? अब अगली चलता हूं मैं, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय, पर्सनल। अब बोले सर पर्सनल और प्राइवेट एक ही होती है। यहाँ प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र में चलने वाले कामों की बात हो रही है, जैसे निजी क्षेत्र पे कुछ धंधे चल रहे हैं, पर यहाँ पर व्यक्तिगत आय। अबे व्यक्तिगत आय जो परिवारों से प्राप्त होती है, व्यक्तिगत आय। तो व्यक्तिगत आय में और प्राइवेट आय में डिफरेंस है, दोनों को एक मत समझ जाना। समझ रहे हो कि नहीं? तो इधर देखो, व्यक्तिगत आय को व्यक्तिक आय भी कहते हैं। अब ये क्या होती है? अरे सिंपल यार, व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश के एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं यह एक संकुचित अवधारणा है, इसमें निगम कर अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत आय क्या है? सिंपल सी बात है, एक देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों द्वारा वास्तविक रूप से जो आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं क्या? अब मेरे को जो आय प्राप्त होगी एक वर्ष में, वो मेरी क्या है? व्यक्तिगत आय। उसमें तुम लोग नजर नहीं लगा सकते। इज दैट क्लियर? तो व्यक्तिगत आय किसे कहेंगे? व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय में किसी भी प्रकार के निगम कर और अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर काय को देंगे? हमारी व्यक्तिगत पर्सनल इनकम है, उसमें से हम टैक्स काय को देंगे? एक जमाने भर का चीजें सरकार को जो भी व्यय है वो क्यों लगाएंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी व्यक्तिगत आय है। तो अब व्यक्तिगत आय समझ में आई? yes, अरे ना समझ में आए तो सिंपल है यार। व्यक्तिगत आय एक ऐसी आय होती है जो एक देश के व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि में वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। उस आय को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। व्यक्तिगत आय में किसी भी प्रकार के निगम कर और अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं होते हैं। जैसे ये अपन एक साल में तुमने मुझे जो फीस दी हो, ये मेरी क्या है? व्यक्तिगत आय। बात खत्म। अब इसमें तुम बोल रहे भाड़ा किराया दे दो हमारा ऑटो का, तुम्हें काहे के दूं? चूतिया हूं क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्यक्तिगत आय समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? तो अब व्यक्तिगत आय को क्या लिखेंगे अपन लोग इंग्लिश में? पर्सनल इनकम रिफर्स टू दैट इनकम व्हिच रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जो विभिन्न सोर्सेस के व्यक्तिगत रूप से या परिवारों से प्राप्त होती है। हाउस होल्ड यानी परिवार। अभी तो बताया मैंने। अरे व्यक्तिगत इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो व्यक्तिगत रूप से या परिवारों से प्राप्त होती है। इस इनकम को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत आय कहते हैं। ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ा अलग लिखा है। तो सिंपल यार, क्या लिखोगे? सिंपल, पर्सनल इनकम इज दैट इनकम व्हिच रिसीव्ड टू इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड in a country in a accounting year। ठीक है, इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। अब क्या लिखेंगे? ठीक है, बहुत अच्छे से सुनो यार। ठीक है, और फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो भिन्न भिन्न प्रकार के सोर्सों से प्राप्त होगी। सोर्स यहाँ भी है, सोर्स यहाँ भी है। अरे डिफरेंट सोर्सों से जो इंडिविजुअली और हाउस होल्ड तौर पे जो इनकम प्राप्त हो रही है उसे ही हम कहेंगे पर्सनल इनकम। ठीक है, अच्छा उसके आगे इट इज नैरो कॉन्सेप्ट। ये एक क्या है? कॉन्सेप्ट है। देखो हिंदी वाले लिख सकते हैं यह संकुचित अवधारणा है। यह संकुचित अवधारणा है। इट इज नैरो कॉन्सेप्ट। इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सैलरी। इसमें किसी भी प्रकार के निगम कर और निगम बचत शामिल नहीं होती, क्योंकि ये पर्सनल है।
इज दैट क्लियर? तो अपन क्या लिख सकते हैं, व्यक्तिगत आय को हम व्यक्तिगत आय भी कहते हैं। व्यक्तिगत आय देश में रह रहे व्यक्तिगत लोगों और देश में रह रहे परिवारों को प्राप्त होती है एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष में। इसे ही हम व्यक्तिगत आय कहते हैं और इसकी अवधारणा सीमित होती है और इसमें निगम कर और निगम बचतें शामिल नहीं होती है। ये बता दिए, ठीक? इज दैट क्लियर? तो क्या लिखेंगे, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इट इज अ वेरी कॉन्सेप्ट, स्मॉल कॉन्सेप्ट इनकम, स्मॉल कॉन्सेप्ट इनकम। These incomes are received by individual and households people of the country in the accounting year. This called personal income. किसी कोई डाउट? और इसमें it does not include to corporate tax and corporate salaries. इसमें कॉर्पोरेट और वो शामिल नहीं होते। क्लियर हो गया? अब चलते हैं राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, बहुत ही इंपोर्टेंट 2023, ठीक है। अब नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ये आने के बिल्कुल पूरे चांस है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ये क्या होती है, ठीक है। या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, बहुत ही आसान, सुनना। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है, जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है। उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय एक ऐसी आय है जो निवासियों को प्राप्त होगी, काय के लिए, उपभोग और बचत करने के लिए। जो हम काम कर रहे हैं ये राष्ट्रीय आय तो मिल रही है हमको, ठीक है, फिर उसमें हम उपभोग करते हैं और कुछ पैसा बचाते हैं। ऐसा तो नहीं मैं तुमको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पैसे दे रहे, तुम नहीं दे रहे हो, सरकार के पैसे मिल रहे हैं मेरे को, क्योंकि तुम्हारे पास सरकार के पैसे, खुद की फैक्ट्री नहीं है नोट बनाने की, आपके पास है क्या? जबरन बोलते मेरे पैसे। हाँ, ये राष्ट्रीय आय है अपन लोगों के पास, समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो क्या लिखेंगे अपन, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय होती है जो एक देश के निवासियों को प्राप्त होती है उपभोग और बचत के लिए। उस आय को हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। और विभिन्न स्रोत तो आएंगे यार, ये तो कॉमन वर्ड है यार, सभी स्रोत, अरे स्रोत तो सब आएंगे। बोले स्रोत क्या है, अरे भैया शिक्षा एक स्रोत हो गया, स्कूल एक स्रोत हो गया, हॉस्पिटल एक स्रोत हो गया, सेवा देना एक स्रोत हो गया, माल बेचना एक स्रोत हो गया। तो सभी स्रोतों से यहाँ पर क्या आएगी, आय प्राप्त होगी। किसको, देश के निवासियों को। एक देश में देश के निवासियों को एक वर्ष में सभी स्रोतों से आय प्राप्त होती है उपभोग और बचत करने के लिए। इसे ही प्रयोज्य आय कहते हैं। अच्छा, इस आय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। इस आय में क्या शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। इज दैट क्लियर? अरे प्रयोज्य आय बहुत ही आसान है यार। प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय एक ऐसी आय होती है जो एक देश के निवासियों को उपभोग और बचत करने के लिए प्राप्त होती है। इस आय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, क्योंकि नेशनल है तो शामिल तो होंगे उसमें, परंतु अगर धोखे से पर्सनल आगे तो काय को शामिल होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो आप लोग क्या लिखोगे, बहुत ही सिंपल, पूरी एक ही लैंग्वेज पे आंसर। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम refers to that income which received by the residents of the country from all sources for consumption and saving. This is non-national disposable income. This is income include, अब क्या शामिल होंगे इसमें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन इट। क्या इंक्लूड, इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन इट, अर्थात इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो बन पाएगा कि नहीं? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा में लिखा हूं मैंने, बहुत ही आसान भाषा, कहीं नहीं मिलेगा आंसर आपको, तुम ढूंढ के भी मर जाओगे तो भी नहीं लिखे, गूगल में सर्च मार लोगे तुमको आंसर नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत अच्छी
ट्रिक से लिख दिया मैंने, आप लोगों को ये आराम से बन जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्या लिखेंगे बेटा? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर्स टू दैट इनकम व्हिच रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर द कंजप्शन एंड सेविंग इज कॉल्ड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इन दिस income includes direct and indirect tax in it। इसमें ये शामिल होते हैं, समझ गए? क्लियर? कोई डाउट? अरे एक सिंपल सी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय एक ऐसी आय होती है जो एक देश के निवासियों को प्राप्त होती है उपभोग और बचत करने के लिए, उस आय को ही राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। इज दैट क्लियर? अब नीचे जाओ, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ये 2023 में आया, 22 में आया था, ये 2022 में आया था व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय अब सिंगल आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय होती है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है। यहां पे भी तो व्यक्तियों को प्राप्त हो रही है, परंतु निवासी है वो कहां के? देश के। यहां पे व्यक्ति को प्राप्त होगी, देश के एक व्यक्ति को प्राप्त होगी, देश के एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यहाँ पे अरे पूरे देश के निवासी यार, अरे आंसर में कुछ नहीं रखा, वही है यार। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय एक ऐसी आय होती है जो एक वर्ष में देश के निवासियों को उपभोग और कंजप्शन के लिए प्राप्त होती है, इसे ही कहते हैं क्या? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। तो फिर व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या हुई? अरे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक ऐसी आय होती है जो एक देश में एक वर्ष में देश के एक व्यक्ति को प्राप्त होती है, देश के व्यक्तियों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। काय के लिए होगी? उसी के लिए तो होगी जो ऊपर के लिए हो रही। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय होती है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के बाद व्यक्तियों के पास बचती है। इन व्यक्तियों पर टैक्स लगाती है कौन? सरकार। जैसे इनकम टैक्स लगाएगी, तो माल खरीदे तो जीएसटी लगाएगी, तो उसके बाद तुम्हारे पास जो पैसा बचता है वो ये आपकी क्या कहलाती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो सिंपल यार, क्या लिखेंगे? एक ऐसी आय जो कि किसी देश के व्यक्तियों को, किसी देश के व्यक्ति लोगों को या व्यक्तियों को प्राप्त होती है विभिन्न स्रोतों से, उसको हम व्यक्तिगत पर्सनल डिस्पोजल इनकम कहते हैं। और ये जो इनकम होती है इसमें से व्यक्ति क्या घटा देता है? टैक्स वैक्स वगैरह घटा देता है, अर्थात आरोपित कर, मतलब सरकार ने जो कर उन पर लगाई है, सरकार ने जो टैक्सेशन जो सरकार ने उन पर टैक्स लगाई है, उस टैक्स को लगाने के पास उनके पास पैसा बचता है। समझ गया कि नहीं? उसको कहोगे तुम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय होती है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के बाद व्यक्तियों के पास बचती है, उससे ही हम कहते हैं क्या? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। इसमें प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। ऐसा लग रहा है जस्ट का उल्टा, ठीक है। यहाँ देश के निवासी आएंगे, यहाँ पे देश आएगा नहीं, यहाँ केवल व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होगी, व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होगी। बस सिंपल है, सिंपल है। दोनों कैसे हैं? बिल्कुल सेम ही तो है। समझ गए आप लोग? यहाँ के लिखेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर्स टू दैट इनकम व्हिच रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑल सोर्सेस। Individuals of the all sources. This is called personal disposable income. The personal disposable income are getting to every individual after pay to taxation of government. Government ने जो taxation करी उसके बाद जो उसके पास बची है वो इनकम होती है ये। Is that clear? और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इट डज नॉट इंक्लूड, क्योंकि जो ऊपर इंक्लूड हो रही है फिर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं यहाँ पर? तो ये हो गई व्यक्तिगत प्रयोज्य। अब चलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये तो बहुत ही आसान है, खूब तो पढ़े होंगे तुमने, इसी चीज का तो उल्टा है ये, ठीक है। बहुत ही अच्छे समझिएगा। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय में, जब देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है तो भागफल स्वरूप जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। कितना सिंपल है, ठीक है। When the total income of the country in accounting year is divided by number of population of country, so is called per capita income.
पर कैपिटा इनकम। तो किसे कहेंगे प्रति व्यक्ति आय, किसे कहेंगे, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक आ सकता है। जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग लगा दिया जाता है, जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में, जब किसी देश की कुल आय में या किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग लगा दिया जाता है तो उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। किसी कोई डाउट? प्रति व्यक्ति आय का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्योंकि ये छोटी होती है, क्यों? क्योंकि इसकी अवधारणा सीमित है, क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित है, इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या है, रिलेटेड। अरे पर कैपिटा इनकम अपन लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। तो देश की कुल टोटल नेशनल इनकम है, टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड per capita income. The per capita incomes are related with the microeconomics. The per capita incomes scope is very narrow. Is that clear? तो अपन लिख सकते हैं, तो बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। जब क्या लिखेंगे, जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का, उसी देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है तो भागफल स्वरूप जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से होता है। अब आप लोग समझेंगे नहीं, आप लोग क्या लिखेंगे, when the national income of the country is divided by total population of the country is called per capita income. The per capita income is related with the micro economics. किसी को डाउट बेटा? हाँ नहीं जवाब दीजिए। बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? पक्का 100%। चलो अपन अब आगे देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हाँ ये भी आएंगे, जीडीपी, एनएनपी, डीएनपी, ये सब समझ में नहीं आते बच्चों को, ठीक है? यहाँ तक समझ में आएगा कि जल्दी बोलो? पक्का 100%। भाई ये ट्रिक से बनेंगे, परीक्षा में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, परंतु अंतर आए, अंतर आ गया तो लिख पाओगे रे? अरे अंतर आ गया, इधर देखो, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर आ गया, बन जाएगा पक्का। कुछ मत करना, ये वाली पूरी मीनिंग लिख देना और ये वाली पूरी मीनिंग लिख देना, कोई जरूरी नहीं कि डब्बे बनाकर ये तुम लोग अंतर बताओ। अरे चुपचाप इसका पॉइंट डाल के पूरी इसके बारे में लिख देना, फिर किसके बारे में लिख देना, इसके बारे में लिख देना। देखो एक मीनिंग बन जाए, आसे बन जाएगा, इसका भी और इसका बन जाएगा। अब दूसरा मैंने क्या बताया, इसका संबंध माइक्रो से और इसका संबंध किससे, दो हो गए, दो ही तो लिखना है, नहीं आया समझ में? अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया राष्ट्रीय, ये आ गया निजी आय, प्राइवेट आय और व्यक्तिगत आय में अंतर आ गया। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चुपचाप पॉइंट डाल, इसकी पूरी डीलिंग लिख दो, इसकी पूरी डीलिंग लिख दो, अंतर कंप्लीट। अगर इसकी और इसकी अंतर आ गया, अरे इसकी डीलिंग लिखो, इसकी डीलिंग लिखो, अंतर क्या हो गया? कोई जरूरी नहीं तुम डब्बे बना के अंतर लिखो। अरे अंतर को डब्बे बनाकर लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं, ये तो एक फैशन है कि डब्बे बना के अपन लिख रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बीचों बीच हेडिंग डालो, अंतर, डिफरेंस, अंडरलाइन करो, पहला टॉपिक डाल दो जो दिया हुआ व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, और उसके बारे में जितना मैंने बताया उसका लिख दो, फिर नंबर 2 में हेडिंग डाल दो, किसके साथ बोले, इसके साथ अंतर बोला, उसका नाम डाल दो, उसकी हेडिंग डाल दो, आंसर खत्म। कोई जरूरी नहीं कि अंतर ऐसे ही दें हम लोग, समझ रहे हैं भाई? कुछ भी आए, चाहे मीनिंग आए, आसे आए, अंतर आए, किसी के भी साथ आए, तुमको बस फिट कर देना। कम से कम 25 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं भाई साहब, और इसके बाहर से कुछ आएगा नहीं। अब तुम अपने हिसाब से देख लो। आगे चलता हूं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है? और सुनो, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये सब राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत आसान है, वैसा ही है जैसे ये वाली मीनिंग बताया था ना मैंने, वैसा ही मीनिंग है, वैसे ही मीनिंग है। देख लो आप, आंसर देख लो। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा, अब याद रखना घरेलू सीमा, घरेलू सीमा है ना देश के अंदर, विदेश में जाके आप उत्पादन नहीं कर सकते, ठीक है? तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा, उत्पादन कौन करता है? उत्पादक करेंगे ना, उत्पादक लोग करेंगे ना, व्यक्ति करेगा क्या? नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादकों द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है, अंतिम तौर से जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्यों के जोड़ को सकल उत्पाद कहते हैं। अरे यार इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है रे दादा, कोई अंतर नहीं, सिर्फ इसमें क्या आ गया, उत्पादन आ गया, उत्पादन करता लोग आ गए। कौन आ गए? उत्पादन करता लोग आ गए। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है? अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक देश एक वर्ष में जितनी भी, एक देश एक वर्ष में
या उत्पादकों द्वारा, जब उत्पादकों द्वारा एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तु, अंतिम रूप से जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को जोड़ लिया जाता है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पर घरेलू तौर पे होगा, ये घरेलू तौर पे, यहीं पे माल बनेगा, इंग्लैंड में नहीं बनेगा, देश में ही बनेगा। एक लेखा वर्ष में एक देश में उत्पादकों द्वारा घरेलू क्षेत्र में, घरेलू सीमा पर उत्पादकों द्वारा अंतिम रूप से जो वस्तु और सेवाएं बनाई जाती है, उत्पादित की जाती है, उनके मौद्रिक मूल्य के जोड़ को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आप लोग क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान है। क्या लिखोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज कॉल्ड जीडीपी। अरे वही तो है, सब वही तो बताया मैंने, ठीक है? क्या लिखा आप बच्चे देखे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। एक देश एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन घरेलू सीमा पर करता है उसके मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। बन जाएंगे जल्दी बोलो। पक्का? अब इधर देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। कुछ मत करो, आंसर वही है, केवल यहाँ सामान्य निवासियों लिख देना बस। क्या लिख देना? तो आंसर कैसे बनाएगा देखना, इधर देखना कैसे बनेगा। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी सामान्य निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्यों के जोड़ को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मीनिंग कोई, ठीक है? एक देश में एक वर्ष में सामान्य व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप से जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सिंपल है, सिंपल रखा है। तुम लोग क्या लिखोगे? तुम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअली या प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, व्यक्तियों के द्वारा, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री या नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में? सिंपल। अब अगला चलो, अब शुद्ध घरेलू उत्पाद। चलो अब कुछ नहीं करना, देखो ट्रिक देखो, अब ट्रिक देखो, कुछ मत करना। ये वाला आंसर इधर देखो, क्या नाम है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद की बात हो रही, घरेलू की बात हो रही, आंसर पूरा यही रहेगा, पूरा आंसर यही सेम टू सेम चिपका देना और लास्ट में लिख देना, सिर्फ लास्ट में लिख देना इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। इसे ही कहते हैं अपन क्या? शुद्ध घरेलू उत्पाद। तुम्हारा आंसर कैसे बनेगा? सुनिए गौर से, एक लेखा वर्ष में एक देश घरेलू सीमा पर जितनी भी अंतिम उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इस उत्पाद में से जब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास, जब ह्रास को घटा दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। खत्म? नहीं आया समझ? लिख पाओगे नहीं? ठीक है, पक्का? डन? आपको कुछ नहीं लिखना और ये फार्मूला लिख देना, ये फार्मूला इंग्लिश में लिखना, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। आप लोग पूरा ये लिखना, आप लोग पूरा क्या लिखो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दिस प्रोडक्ट separated by depreciation is called net domestic product. Given formula, represent given formula, NDP equal GDP minus depreciation. अब बताओ ये वाली बनेगी कि नहीं? शुद्ध राष्ट्रीय आय बनेगी कि नहीं? अब राष्ट्रीय उत्पाद की मीनिंग ये थी, ठीक है? सामान्य व्यक्तियों के द्वारा एक देश एक वर्ष में
घरेलू सीमा पर सामान्य व्यक्तियों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तुम लोग पूरी मीनिंग वैसे लिखना जैसे यहाँ पे लिखे हो ना तुमने, इसकी मीनिंग जैसे लिखे थे, देखो इसकी मीनिंग बनाते बनेगी कि नहीं? इसकी मीनिंग केवल वहां पे लिख के वही मीनिंग है और उसमें से लास्ट में क्या लिख देना? सब्ट्रैक्टेड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं? भाई ये तो आएंगे ही, और कुछ भी आए इनके बारे में मैंने जो बोर्ड पे लिख दिया वही लिख के आना, 2 ही नंबर का है, वहां घबरा मत जाना। वहां अंड संड को नाम आते हैं प्रश्नों के, घबराना मत, वहां टॉपिक देखना सिर्फ। अच्छा जीडीपी है रे, बस जीडीपी के बारे में मां साहब ने जो पढ़ाया लिख देना, एनएनपी के बारे में मां साहब ने, जीएनपी के बारे में मां साहब ने जो बताया वो लिख देना। समझ रहे हो कि नहीं? अब अगला आए अपन लोग, ये बने पाएंगे कि नहीं जल्दी बताओ रे, पक्का 100%, ठीक है। अब अगला आते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां आते हैं। अब ये भी मोस्ट एमपी 2023, ये तो इनमें से एक क्वेश्चन छपेगा और इनमें से एक क्वेश्चन छपेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अपने दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और यहां से एक सवाल भी छपेगा जो मैं तुमको परीक्षा के 2 दिन पहले बताऊंगा वो कौन सा आ रहा है सवाल, ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं, ठीक है। नंबर 1 उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि, दूसरी होती है आय विधि और तीसरी होती है व्यय विधि। बस 3 ही विधि होती है, ठीक है। अब पहली विधि उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि किसे कहते हैं? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर यही लिखा है, ठीक, वही है, वही है आंसर, कछु नहीं है, कछु नहीं है। एक देश एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उन उत्पादित हुई वस्तुओं के जो मौद्रिक मूल्य होते हैं उन्हें जोड़ लिया जाता है और देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इसे ही आय विधि कहा जाता है। कुछ नहीं है, वही है, समझ रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है, सॉरी, इसे ही उत्पाद विधि कहा जाता है। सॉरी, इसे ही क्या कहा जाता है? उत्पाद विधि, क्योंकि उत्पाद में उत्पादन करोगे ना, आय तो मिलेगी और व्यय होंगे, तो उत्पाद में उत्पाद होगा ना। अरे ये तो रखा है आंसर, एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है उनके मौद्रिक मूल्य को जोड़ लिया जाता है और देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इसे ही उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि कहा जाता है। आंसर में कुछ नहीं रखा यार, कुछ नहीं रखा आंसर में, ठीक है। When क्या लिखेंगे? When the countries are produce final goods and service in the accounting year, the monetary value of the service and goods are called क्या? वही लिख देना, gross domestic product. The gross domestic product is also known क्या? Product and value added method of national income। या फिर मैंने लिख दिया हूं आपको, जो आप देख लेना अपने हिसाब से। प्रोडक्ट मेथड आर वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स द नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम को मापने का काम करती है। इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये कर लेना, और ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जैसा बता रहा हूं वैसे करना। एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है उनके मौद्रिक मूल्य को जोड़ लिया जाता है और देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इसे ही हम उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि कहते हैं। आप लोग भी अपने तरीके से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जैसे ये आंसर है ना वैसे लिख सकते हो आप लोग, वैसे लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी, तो तुम लोग ऐसे क्या लिखोगे? उत्पाद या मूल्य वर्धित, तो क्या लिखोगे तुम लोग इसमें? द प्रोडक्ट आर वैल्यू एडेड मेथड इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर and calculated by national income. This process is called product and value added method. अरे ऐड करो रे, ऐड करो, जितना तुमने उत्पाद करे उसको ऐड करो, मौद्रिक मूल्य में बदलो, पहले उसको मौद्रिक मूल्य में क्या करो? बदलो, उसको बेचो, फिर जितने पैसे आए उसको जोड़ लो, तो वही तो है क्या? उत्पाद या वैल्यू एडेड मेथड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दैट क्लियर? और नहीं आ रहा है समझ में तो इधर देखिएगा, गौर से सुनिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए।
The product method is also known value added Method. In this method, estimated the sum of monetary values of the final goods and services produced in accounting Yeah. year. This process is called method of product of or value added of national income. अरे खुद का लॉजिक लगाओ ना यार, सब वही आगे बढ़े क्या? आय विधि तो और आसान है। आय विधि अब एक सुनो तो, एक देश में एक वर्ष में जितने भी निवासी लोग रहते हैं और उनसे जो आय प्राप्त हो रही है उनको जोड़ लो और देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लो। इसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय की आय विधि। आय से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि। अब जैसे 10 लोग अपन, एक को 100 मिले, एक को 50, सबको जोड़ लो, बोले हमारे देश की राष्ट्रीय आय इतनी। सिंपल, बहुत आसान है इसमें, ठीक है। आय विधि देखो, इस विधि को विवरणात्मक या साधन भुगतान विधि भी कहते हैं। इस विधि में देश के सभी लोगों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ लिया जाता है और देश के राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इसे ही आय विधि कहते हैं। राष्ट्रीय गणना की, राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि कहते हैं। देखो कितना आसान, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको अपने मन से लिखना है। अरे सिंपल अपने तरीके से लिखना है यार। इस विधि को साधन आय विधि के नाम से भी जाना जाता है, साधन भुगतान विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत एक देश में लोगों को जितनी भी आय प्राप्त होती है उसे जोड़ लिया जाता है और देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इस विधि को ही आय विधि कहा जाता है। अरे बहुत सिंपल यार, जोड़ोगे पैसा लोगों के, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या, बहुत आसान, क्या लिखोगे? This method is also known as a distribute method or factor payment method. This method consists in adding up the total of income received by the people in the country. अर्थात लोगों को एक कंट्री में जो भी इनकम प्राप्त हो रही लोगों को उसको जोड़ लो, उसको ऐड कर लो और कैलकुलेशन कर लो किसका? नेशनल इनकम का। उसको कहेंगे कौन सी मेथड? इनकम मेथड। देखो और सरल भाषा में बताता हूं मैं, गौर से सुनना, ठीक है। और सरल भाषा में, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। दिस मेथड इज आल्सो नॉन एज अ डिस्ट्रीब्यूट मेथड। इन दिस मेथड द सम ऑफ estimated income of all pupils received in a accounting year. The sum of received income is called income method. This method used by the calculation of national income. ये national income के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे करके लिख लो। अब वह में क्या होगा? अरे फालतू की चीज यार। एक देश में एक वर्ष में जो रहने वाले लोग होते हैं वह जितने भी प्रकार की व्यय वस्तु के उत्पादन और सेवाओं के उत्पादन में करते हैं उन व्ययों को जोड़ लिया जाता है और देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इसे व्यय विधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ आ रही है, प्राप्त हो रही है और यहाँ, अरे बहुत आसान है यार। जब एक उत्पादनकर्ता एक देश में उत्पादनकर्ता अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है और उत्पादन करने में जितने प्रकार के व्यय होते हैं उन व्ययों को वह जोड़ लेता है और जोड़कर देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लेता है। इसे ही व्यय विधि कहा जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना की। सिंपल, पैसे यहां जाएंगे, समझ में आ रहा है नहीं? तो क्या लिखोगे गौर से? इस विधि को उपभोग या विनियोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में एक लेखा वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उन पर होने वाले व्ययों को जोड़ लिया जाता है और देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इसे ही व्यय विधि कहा जाता है। आप अपने शब्दों में लिखना, मैंने लिखा हूं, कोई जरूरी नहीं, आप समझो बस, ठीक, आप समझो बस। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है, तो आप लोग भी क्या लिखोगे? दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अ कंजप्शंस और इन्वेस्टमेंट मेथड। इन दिस मेथड कंसिस्ट इन एडिंग अप द टोटल एक्सपेंडिचर, पे द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड अकाउंटिंग। ये वाला सेम है, ठीक है, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ रहा है और वहाँ पे इनकम आ रही है, दोनों तो सेम है। समझ गए आप? भाई इम्पोर्टेंट है, ना आए परीक्षा में ऐसा होगा ही नहीं। और सुनो, कोई एक नाम आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि मेथड लिखो, एक नाम आएगा, या तो ये या तो ये या तो ये आएगा। इज दैट क्लियर?
अब चलते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय आय का क्या महत्व होता है। सबसे पहले आर्थिक प्रगति की सूचक, जो कल पढ़े थे ना अपन लोगों ने, कुछ पढ़े थे बीओपी ओपी के बारे में, बस वही आंसर लिख देना आप। क्या लिखोगे? राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सूचक होती है। यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय अधिक है तो यह माना जाता है उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर वहां पर राष्ट्रीय आय ज्यादा है तो और किसी देश में राष्ट्रीय आय कम है तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। अतः हम कह सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति का पता हमें राष्ट्रीय आय से ही चलता है। तो राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक सूचक होती है, जो देश की आर्थिक स्थिति को बताने का काम करती है। ठीक है। द फर्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, द नेशनल इनकम इज द इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। व्हेन द नेशनल इनकम आर increase the countries, so the countries इकोनॉमिकल कंडीशन इज गुड, बेटर। ठीक है। बट और जहां पे नेशनल इनकम जिस कंट्री की क्या होगी? कम होगी। लेस नेशनल इनकम विच कंट्रीज, तो उस कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी, ठीक है, कैसी? खराब है यार बेचारे की आर्थिक स्थिति। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस पता चलता है, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस बारे में पता चलता है। और इतनी बड़ी डीलिंग की लिखने की कोई जरूरत नहीं, इंग्लिश वाले डायरेक्ट ऐसा लिख देना, द फर्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, द नेशनल इनकम एंड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। बस बात हो गई खत्म। अब दूसरा करारोपण में सहायक, हेल्पफुल। अरे राष्ट्रीय आय का दूसरा महत्व ये है कि इससे सरकार को फायदा होता है। सरकार राष्ट्रीय आय को देखते हुए ही व्यक्तियों पर, व्यापारियों पर कर लगाती है। अगर राष्ट्रीय आय ज्यादा है तो ज्यादा कर लगेगा, राष्ट्रीय आय कम है तो कम। सिंपल यार, समझ गया कि नहीं? तो करारोपण में सहायता मिलती है। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, द सेकंड इंपोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम हेल्पफुल इन टैक्सेशन of every people of the countries and every traders of the country। ये हेल्पफुल होती टैक्सेशन की प्रोसेस करने पे, कि किस पे कितना कर लगाया जाए, किस पे कितना टैक्स लगाया जाए, इसलिए ये हेल्पफुल होती है। इज दैट क्लियर? अब राष्ट्रीय आय की समस्या या कठिनाई, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इनकम। और प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इनकम में एक ही आएगी और वो अलग से आएगी, और मोस्ट आईएमपी ना आए ऐसा हो ही सकता, और वो यही आएगी, दोहरी गणना की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये अलग से आएगी, दोहरी गणना की समस्या। तो क्या होता है, इधर सुनो, दोहरी गणना की समस्या एक बहुत ही कठिन समस्या होती है राष्ट्रीय आय में, क्योंकि जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का जो मूल्य होता है, कई बार राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वह दोबारा से जुड़ जाता है, जिससे हमें देश की सही राष्ट्रीय आय ज्ञात नहीं हो पाती है। जिस प्रकार एक गन्ना उत्पादन किया जाता है तो गन्ना खेती से प्राप्त होता है, तो एक समस्या ये पैदा होती है कि उसे खेती की आय माना जाए, और जब वह गन्ना शक्कर मिल में जाता है तो शक्कर बन जाती है। तो अब यह समझ में नहीं आता है कि उसे शक्कर की आय माने या फिर गन्ने खेती की आय माने, वो इंडस्ट्री की आय माने या फिर। तो इस प्रकार की डबल काउंटिंग की समस्या वहां पर बहुत पेचीदा हो जाती है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय की गणना सही नहीं हो पाती। Is that clear? The main problems of the national income problem of double counting. Some of goods and services are estimated and counting to national income in second time. यानी वो दोबारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। These activities are not so the real situation of national income of the country. So it is the very dangerous problem of the counting the national income. ठीक है, ये बहुत बड़ी क्या है समस्या, बहुत बड़ी समस्या। ये अलग ही आएगा, लिख के दे रहा हूँ, ये आएगा, ये दोहरी गणना की समस्या क्या है, ऐसा आएगा परीक्षा में। दोहरी गणना क्या है और दोहरी गणना की समस्या क्या है, व्हाट इज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? फिर दूसरी वाली मैंने बता दिया, नियमों की जटिलता। अरे यार, राष्ट्रीय आय में ना नियमों की बहुत जटिलता होती है, जिसके कारण सही राष्ट्रीय आय ज्ञात करना संभव नहीं होता। तुम लोग लिख देना, ठीक है। रिजिड लॉ होते हैं, रिजिड लॉ के चलते नॉट कैलकुलेटेड, इजी कैलकुलेटेड बाय नेशनल इनकम। ठीक है, इज इट क्लियर? ऐसे करके आप लिख देना। अगला आइए, मोस्ट आईएमपी 2023।
2023 बिल्कुल अंतर, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। तो स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है? आशय, जिन चरों को एक निश्चित समय में मापा जाता है उसे स्टॉक चर कहते हैं, और जिन चरों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं उन्हें प्रवाह कहते हैं। अगला उदाहरण, एक टंकी में जल, उदाहरण नदी में बहता जल। सिंपल है, प्रवाह में परिवर्तन होएगा जैसे, और स्टॉक में तुम जोड़ के रखोगे। जैसे भाई पानी की टंकी में तुमने पानी जोड़ के रखे हो तो स्टॉक हो गया वो। परंतु नदी में पानी बह रहा है तो वो प्रवाह हो गया, फ्लो हो गया। वो क्या हो गया? फ्लो हो गया। इसको स्टॉक बोलेंगे और इसको फ्लो बोलेंगे, FLOW, फ्लो। इज दैट क्लियर? अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे लिख दो यहाँ, अवधि, स्टॉक की अवधि नहीं होती है जबकि प्रवाह एक निश्चित अवधि में होता है। प्रवाह एक निश्चित अवधि में होता है जबकि स्टॉक की निश्चित अवधि नहीं होती है। इज दैट क्लियर? भाई पानी में, टंकी में पानी कब खत्म हो जाए कहा नहीं कर सकते, पर नदी में नहीं होगा। नदी के एक निश्चित है, ठीक है, रहेगा वो बिल्कुल पर्टिकुलर, ठीक है। और इंग्लिश वाले के लिए 2 बना दिया हूँ मैंने, ठीक है। एक बना दिया पीरियड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? स्टॉक में नो टाइम पीरियड, यानी इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। और यहाँ पे देखो, फ्लो में देखो, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। अगला मैंने बना दिया एग्जाम्पल, वाटर प्रेजेंट इन अ टैंक, वाटर प्रेजेंट इन अ टैंक। और इधर बना दिया क्या? वाटर फ्लोइंग इन रिवर, पानी में बहना। ठीक, इज दैट क्लियर? ओके, कोई डाउट? और बना दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, अगर जैसे 2 बन गया तो और बना देता हूँ, इट इज नॉट चेंजेबल, इट इज चेंजेबल। 3 बना दिया। 3 में से कितने लिखना है? 2। अब बाकी की ये जो बचे हैं ये टॉपिक पे तुम लोग देख लेना और सुनो गौर से। जब मैं फाइनल गेसिंग निकालूंगा, लिफाफा दूंगा, तो उस समय कुछ नए क्वेश्चन आएंगे। ये मत सोचना मैं 2023 पढ़ा रहा हूँ, तुमको बिल्कुल 2023 दे रहा हूँ, ठीक है। कई लोग की फीस भी जमा नहीं है और कई लोग का भी, मुझे मैं आपको टोटल चूतिया बना रहा हूँ। तू बंद कर दे भाई यार। तो टोटल में